हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। मैं वीके मंडल आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। कैसे आप लोग? चलिए आप कुछ नया लेके आए हैं। क्वेश्चन सीरीज लेकर आए, सी टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज, उस पर डिस्कस करते हैं और पीछे गत वर्षों के क्वेश्चन पर जो पूछा गया है सी टेट और स्टेट टेट में, उस पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है अभ्यास का सिद्धांत, बी दिया है पुनर्वलन का सिद्धांत, सी दिया है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत और डी दिया है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। तो दोस्तों क्या हो जाता है, अभिक्रिया अनुदेशन सिद्धांत में अभ्यास का सिद्धांत नहीं होता है। अभ्यास का सिद्धांत इसमें नहीं होता है, क्योंकि जो अभिक्रिया अनुदेशन का सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादक कौन है, बीएफ स्किनर है। तो बीएफ स्किनर इसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? इसके प्रतिपादक की अगर बात करते हैं, प्रतिपादक की बात करते हैं तो कौन है? बीएफ स्किनर है। कौन है दोस्तों? अगर इसके प्रतिपादक की बात करते हैं तो बीएफ स्किनर है। बीएफ स्किनर क्या करते हैं, वो बड़े बड़े पदों को छोटे छोटे पदों में दोस्तों क्या करते हैं, खंडित करते हैं। और खंडित करने के बाद अधिगमकर्ता के पास क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और अधिगमकर्ता के पास प्रस्तुत कर, तो अधिगम करता है। जब कोई व्यक्ति अधिगम करता है और उसे अच्छा लगता है तो उससे क्या होता है, तो उसे पुनर्बलन प्राप्त होता है। और जब उसे पुनर्बलन प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है उसमें, जब उसे दोस्तों पुनर्बलन प्राप्त होता है तो उसके लिए क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं। और जब अभिप्रेरित होते हैं तो वह सक्रिय अनुक्रिया का भी सिद्धांत हो सकता है, पुनर्बलन का भी सिद्धांत है और छोटे छोटे पदों में व्यक्त करता है उसका भी सिद्धांत है। ये तो तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है अभ्यास का सिद्धांत, ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है अभिक्रिया अनुदेशन के सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत नहीं हो सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया के एसआर थ्योरी में सीखने प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। अब सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी, एसआर थ्योरी का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? एसआर थ्योरी में स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी होता है। ये स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, इस थ्योरी में क्या हो जाता है, जब उद्दीपक रख दिया जाता है तो विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करती है। क्यों? उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए। उद्दीपक को प्राप्त करने थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर भी एक प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया था, एक पिंजरे में उसको रख दिए थे और उन्होंने उद्दीपक को मांस के टुकड़ा के रूप में रख दिए थे और उन्होंने विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं किए थे। और लीवर में पाउंड पड़ा तो क्या दरवाजा खुल गया। तो जब पहले तो अधिक समय उछल कूद करना पड़ा, बाद में वो सीधे लीवर पर उस पाँव दबता था, दरवाजा खुल जाता था, उद्दीपक उससे प्राप्त हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, तो इसमें उसे अभिप्रेरित होते थे तो उद्दीपक भी हो सकता है, अभिप्रेरक भी हो सकता है, अंतोनोद भी हो सकता है। तो क्या हो जाता है, थॉर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया में क्या होता है दोस्तों, अभिप्रेरक, उद्दीपक, अंतोनोद, इसमें ये सब होता है। थॉर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत में एसआर थ्योरी सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण क्या नहीं है, तो महत्वपूर्ण आपको क्रिया प्रसूत का व्यवहार नहीं है। महत्वपूर्ण क्या नहीं है, महत्वपूर्ण क्या नहीं दोस्तों, तो महत्वपूर्ण क्रिया प्रसूत का व्यवहार नहीं है। महत्वपूर्ण क्रिया प्रसूत का आपको व्यवहार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम के सोपनी या शाब्दिक अधिगम निम्न स्थान रखा। मतलब किस अधिगम को उन्होंने क्या रखा, किस अधिगम को उन्होंने क्या रखा, गेने ने अधिगम को सोपनी शाब्दिक स्थान पर उन्होंने उसको रखा। तो देखते हैं कौन कौन अधिगम है वो।
ऑप्शन में आपको दिया है ए संकेत अधिगम, आपको उसके बाद श्रृंखला अधिगम, ए प्रत्यय अधिगम, बी श्रृंखला अधिगम, सी संकेत अधिगम और डी जो दोस्तों क्या है आपको शाब्दिक अधिगम। तो चर्चा देखते हैं क्या क्या है। तो निम्न स्तर पर उन्होंने रखा संकेत अधिगम को। निम्न स्तर पर किसको रखा? संकेत अधिगम को। उसके बाद उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। और उसके बाद दोस्तों श्रृंखला अधिगम को उन्होंने रखा। श्रृंखला अधिगम। उसके बाद शब्द साहचर्य अधिगम जिसे कहा जाता है, और उसके बाद शब्द साहचर्य अधिगम कहा जाता है। शब्द साहचर्य अधिगम। नेक्स्ट अधिगम के बात करते हैं गहने के अनुसार मित्रों विभेद अधिगम। विभेद अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, विभेद अधिगम, संप्रत्यय अधिगम। और नेक्स्ट अधिगम के बात करते हैं सिद्धांत अधिगम, और समस्या समाधान अधिगम। समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। तो गहने के अनुसार अगर बात करते हैं दोस्तों, तो गहने के अनुसार आपको क्या सब हो जाता है। आपको एक निम्न स्तर पर सबसे पहले रखा आपको संकेत अधिगम को, उसके बाद दूसरे नंबर पर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, और उसके बाद आपको शब्द साहचर्य अधिगम, विभेद अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। तब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे आपको दिया है तो सबसे निम्न स्तर पर संकेत अधिगम को लिया गया है, तो संकेत अधिगम ही होगा। अगर संकेत अधिगम लिया गया है तो संकेत अधिगम ही होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपको संकेत अधिगम दिया है, तो निम्न स्तर पर उन्होंने संकेत अधिगम को रखा। निम्न स्तर पर किसको रखा? संकेत अधिगम को रखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए उद्दीपन परिवर्तन कौशल, समापन कौशल, पुनर्वर्णन कौशल और प्रस्तावना कौशल। तो शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव जो होता है वो दोस्तों क्या हो जाता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो जाता है। जब बालक क्या करते हैं, किसी भाषा को जोर जोर से पढ़ते हैं, उसमें उतार चढ़ाव होता है, तो क्या हो जाता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता है उसमें। उद्दीपन परिवर्तन कौशल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसलिए शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव का उदाहरण कौन है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो जाएगा
ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? मतलब संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व के बारे में बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन नहीं है, उस पर चलिए चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, पुनर्वलन जो होता है वो संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं होता है, माध्यम भी होता है, प्रतिपुष्टि भी होता है, अंतःक्रिया होता है। तो क्वेश्चन आपको निम्न में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, तब ए ऑप्शन है माध्यम, बी ऑप्शन है पुनर्वलन, सी ऑप्शन है प्रतिपुष्टि और डी ऑप्शन अंतःक्रिया। इसलिए बी ऑप्शन जो आपको है पुनर्वलन, ये बी ऑप्शन जो पुनर्वलन ये आपका क्या होगा, नहीं होगा, बाद बाकी सब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंदीमाना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपगम उपयुक्त कहा जा सकता है? वैयक्तिक अनुदेशन ऑप्शन नंबर ए, बी है उच्च स्तरीय पाठ्य चर्चा, सी संवर्धन उपगम और डी त्वरण उपगम। देखिए, मंद बुद्धि जो बालक होता है वो व्यक्तिगत समस्या होता है, व्यक्तिगत उससे शिक्षक को क्या करना चाहिए, उससे उचित व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था को उपलब्ध कराना चाहिए ताकि मन बुद्धि बालक अच्छे से अच्छे ढंग से और अधिक से अधिक सीख सके। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, व्यक्तिगत अनुदेशन। व्यक्तिगत अनुदेशन 6 नंबर क्वेश्चन जो आपको है, मंदित माना बालकों के शिक्षा हेतु कौन सा उपगम, मंदित माना बालकों के शिक्षा हेतु कौन सा उपगम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो मंद बुद्धि बालकों के व्यक्तिगत अनुदेशन, मतलब उसके लिए शिक्षक को, किसी शिक्षक को सोचना चाहिए हम उचित रूप से क्या करें, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करें ताकि वो बालक अच्छे से अच्छे ढंग से और उचित ढंग से क्या करे, वो सीख पाए और उससे शिक्षा में विकास हो सके। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, व्यक्तिगत अनुदेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, व्यक्तिगत अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है ऑप्शन, सीखने से व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, शिक्षा लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है और वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। दोस्तों देखिए, इसमें कौन सा कथन कहता सत्य नहीं? सीखने व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया, वास्तव में आप सीखते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो ये सत्य होगा, ये ट्रू हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। हाँ, जब आपको लक्ष्य रहता है तो उचित ढंग से आप शिक्षा प्राप्त करते हैं और लक्ष्य निर्धारित करके आप अच्छे ढंग से पठन पाठन करते हैं। जब आपके पास क्या रहता है, जब लक्ष्य रहता है तो शिक्षण प्रक्रिया पठन पाठन उचित ढंग से करते हैं। सी है विकास का मात्रात्मक प्रक्रिया। विकास एक मात्रात्मक नहीं दोस्तों, विकास जो है गुणात्मक प्रक्रिया है। ये गर्भ अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है और इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता, मात्रात्मक नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी को देख, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया नहीं, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि जो है आपको मात्रात्मक प्रक्रिया अगर कहा जाए तो चल सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये गलत दिया हुआ है आपको।
ये क्या है, ये असत्य, सत्य नहीं है, ये असत्य है। क्योंकि जबकि विकास कहा जाता है गुणात्मक प्रक्रिया, जबकि ये कब से कब तक चलता रहता है दोस्तों। विकास जो आपको वो गर्भावस्था से लेकर और जीवन पर्यंत चलता रहता है और ये मृत्यु तक चलता रहता है, अगर विकास की बात करते हैं तो दोस्तों। और विकास शब्द के प्रयोग पर ऋणात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता रहता है। अगर कुछ चर्चा करें, जैसे आपको कार्य कुशलता हो गया, कार्य क्षमता, व्यवहार कुशलता आदि में क्या है, विकास स्वयं एक व्यापक शब्द है और वृद्धि भी विकास का एक भाग है। वृद्धि भी क्या है, विकास का एक भाग है। इसलिए विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। इसलिए विकास क्या होगा आपको, अगर विकास की बात किया जाए तो विकास असत्य है, हालांकि सारे के सारे इसमें जो ऑप्शन है सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्र विशेष में बालक विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं। तो क्षेत्र विशिष्ट में बालक विशिष्ट योग्यता विशिष्ट क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्र विशेष बालक की विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। मतलब क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की क्षमता को हम क्या कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं। तो कौन से ऑप्शन में अभिक्षमता है, तो पहला ऑप्शन में आपको मूल्य है, ये भी गलत होगा। बी में रुचि है, ये भी गलत होगा। सी अभिक्षमता है, ये करेक्ट आंसर होगा। डी अभिप्रेरणा, ये भी गलत होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो दोस्तों क्या होगा, आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुर्नर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है। तो ऑप्शन नंबर ए है औपचारिक संक्रिया अवस्था, संवेगात्मक गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो वुर्नर की जो बात किया प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो है मित्रों, वो क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संक्रियात्मक अवस्था से क्या होती है, मिलती जुलती रहती है। इस अवस्था में बालक क्या करते हैं, वस्तुओं को पहचान करने लगते हैं। जो वस्तु अच्छा है कि खराब है, मतलब इस अवस्था में बालक जो है वो बालक अपने परिवेश में वस्तु को पहचानने एवं विभेद करने लगते हैं और भाषा भी सीखने लगते हैं। इस अवस्था में बालक जो है आपको क्या है मित्रों, वस्तु को पहचानने लगते हैं और अंतर समझने लगते हैं। इस वस्तु का क्या काम है, इस वस्तु का क्या काम है, कौन से खाने वाला है, कौन से रखने वाला है, ठीक इस तरह से समझने लगते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। वुर्नर के प्रतिबिंबात्मक अवस्था में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था मिलती जुलती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्ति के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। व्यक्तित्व के गुण के सिद्धांत के संबंधित नहीं है। एक फ्राइडे को जो है व्यक्तित्व के संबंधित नहीं है, वो मानवतावादी का सिद्धांत दिए थे सिगमंड फ्राइड ने, जिसमें ईडम मतलब दिए थे, जिसे ईड कहते हैं, ईगो कहते हैं, सुपर ईगो कहते हैं, मानवतावादी सिद्धांत। लेकिन अगर व्यक्तित्व की बात करें तो आइसेंक, काइटल और ऑलपोर्ट ये सब दिए हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर इसका बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे कहते हैं। देखिए, सृजनात्मक समस्या के समाधान में व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसको आप क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जो है इस प्रकार जो होते हैं उसे उद्भवन कहते हैं। अब क्यों उद्भवन कहते हैं? तो सृजनात्मक समस्या समाधान है तो व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है। ठीक, असंगत सूचनाओं पर क्या करते हैं? ध्यान नहीं देता है, और ये जो क्रिया जो होगा आपको उद्भवन कहलाएगा। ऑप्शन इसमें क्या सब दिया है मित्रों? आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन, अनुवादन। उद्भवन इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? उद्भवन। इसका आंसर क्या होगा? उद्भवन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर इज उद्भवन। कौन सा आंसर होगा मित्रों? उद्भवन होगा। ये क्वेश्चन है आपको सृजनात्मक समस्या समाधान की अवस्था में जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन और अनुवादन। उद्भवन इसका आंसर होगा। उद्भवन इज करेक्ट आंसर। उद्भवन इज क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? उद्भवन इज करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो अब बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन ए है अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास, ध्वनिग्राम और रूपग्राम। देखिए दोस्तों, बोली जाने वाली भाषा में सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम होते हैं। जब कोई बालक जन्म लेते हैं तो वह क्या रोना शुरू करते हैं। पहले कोई व्यक्ति जो है रोना ही सीख लेते हैं, और रोना जो सिखाया नहीं तो रोना अपने आप आता रहता है। ठीक, तो रोना जब बालक को अपने आप आता है तो ये बोली जाने वाली भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई। जब कोई बालक जन्म लेते तो सबसे पहले क्या करते? बोलते हैं दोस्तों, उन्हें बोलते नहीं है, वो क्या करते हैं? रोने लगते हैं जन्म लेते समय। और इससे ध्वनि क्या होते? ध्वनि आवाज निकलते हैं, और ये ध्वनियाँ पूर्णतः स्वाभाविक होते हैं, स्वचालित होते हैं और एवं नौसंगिक होते हैं, और इन्हें सीखा नहीं जाता है। ये अपने आप बालक जो है, और इनके बाद बालक क्या करते रहते? बालक बरबराने लगते हैं, बरबराने विभिन्न व्यंजक, विभिन्न शब्द, विभिन्न वाक्य सीखते हैं। लेकिन ये रोना जो है वो सीखा नहीं जाता है, वो अपने आप हो जाता है। तो भाषा के सबसे अगर छोटी इकाई कहा जाए तो ध्वनिग्राम होगा। बोली जाने वाली भाषा के सबसे छोटी इकाई की बात किया जाए तो बोली जाने वाली सबसे मतलब छोटी भाषा की चर्चा करते हैं, ध्वनिग्राम होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी इज क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो आपका ए ऑप्शन है। इसे कौन बता सकता है? इसे कितने विभिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? और क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? और सही उत्तर बताइए। तो सृजनात्मक चिंतन की बात करते हैं। सृजनात्मक चिंतन में क्या हो जाते हैं? अगर सृजनात्मक चिंतन की बात करते हैं तो बालक के मन में क्या हो जाता है? नई से नई क्रिएटिविटी, नई से नई आइडिया आता है किसी कार्य के प्रति, किसी समस्या समाधान करने के प्रति। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको? मतलब कितने तरीकों से हल किया जा सकता है, मतलब किसी समस्या को आप कितने तरीके से हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा दोस्तों बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण है। ऑप्शन ए है मूल्यांकन शिक्षण, बी
प्रभावशाली शिक्षण, सी ऑब्सरेनियन शिक्षण, सी वास्तविक शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण जो दोस्तों जो होता है वो आपको क्या होता है, प्रभावशाली शिक्षण होता है। क्या होता है, प्रभावशाली शिक्षण होता है।